नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आप सबके बीच अपने सीडीपी क्लासेस पर। आज जो सीडीपी क्लासेस पे लेके आए हैं ये सीटेट का जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत को लेके आए हैं। चलिए इसको देखते हैं। सर, तो हम बात करते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत की। इससे पहले कुछ बातें जानते हैं। क्या बातें जानते हैं? आपको पता होगा, हमने पढ़ा था लगभग 1910 के अंदर। कब पढ़ा था? 1910 के अंदर जो आपके वाटसन महोदय थे, वाटसन, है ना, वाटसन महोदय ने किसकी स्थापना की थी? वाटसन महोदय ने स्थापना की थी व्यवहारवाद की। किसकी स्थापना की थी? व्यवहारवाद की, है ना। जब वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना कर दी, इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान मान लिया था। क्या मान लिया था? व्यवहार का निश्चित विज्ञान मान लिया। इसी दौरान कौन आया था? इसी दौरान 1911 में जीन पियाजे जी आए। कौन आए? जीन पियाजे, है ना। जब जीन पियाजे आए तो इन्होंने ये कहा था, क्या कहा था? बिना संज्ञान के व्यवहार अधूरा है। क्या कहा था? बिना संज्ञान के व्यवहार अधूरा है। जब इनसे ये बात कही कि बिना संज्ञान के व्यवहार अधूरा है, तो सर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनसे ये प्रश्न पूछा गया कि संज्ञान क्या है? संज्ञान क्या है? जब इनसे कहा गया संज्ञान क्या है, तब इन्होंने कहा जानना एवं जानने से संबंधित। इन्होंने क्या किया? व्यवहार जानना या जानने से संबंधित है, ये बात कह के ये पुणे चले गए। कहाँ? पुणे चले गए। और जब ये गए तो लगभग 1920 के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं, अगर बात की जाए तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो स्वयं के बच्चों पर किया था, जिसका इनके बालक का नाम था फ्लोरेंट, एक बालिका थी ल्यूशियन और जैकलिन, दो पुत्रियां थी। और जो ये निवासी थे सर, वो निवासी थे स्विट्जरलैंड के, है ना। अब ये 1911 में चले जाते हैं और 1920 के अंतर्गत एंट्री मारते हैं, अर्थात बाल विकास के क्षेत्र में कदम रखते हैं। जब ये 20 में कदम रखते हैं तो 1920 से लेके, है ना, लगभग 23 तक 3 वर्ष के अंतर्गत, कितनी? 3 वर्षों में सर, 3 वर्षों में ये लगभग 32 बुकें लिख देते हैं। कितनी बुकें लिख देते हैं? 32 बुकों को लिख देते हैं, जिसमें दी लैंग्वेज थॉट ऑफ द चाइल्ड महत्वपूर्ण बुक रहती है। जिसमें सर एक बुक होती है दी लैंग्वेज थॉट ऑफ दी चाइल्ड, है ना। ये महत्वपूर्ण बुक होती है इनकी। इस बुक में ये बहुत सारा जिक्र करते हैं। तो जब ये जिक्र करते हैं सर, चलिए देखते हैं। हाँ, आते हैं और ये जेनेवा जो शहर होता है उसमें लेबोरेटरी स्कूल की क्या कर देते हैं सर? स्थापना कर देते हैं। और जब ये सर सिद्धांत देते हैं तो उस सिद्धांत में परिपक्वता और अनुभव पर बल देते हैं। किस पे देते हैं? परिपक्वता एवं अनुभव पर क्या दे देते हैं? बल देते हैं। इनका मानना होता है कि जो व्यक्ति का अनुभव है, जो व्यक्ति परिपक्व हो रहा है, वही सब कुछ है। फिर बात क्या होती है कि चूंकि यहाँ एक फॉर्मूला और एक देते हैं। जब इनसे ये पूछा जाता है सर कि संज्ञान क्या है ना, जब इनसे ये पूछा जाता है सर संज्ञान क्या, क्या पूछा जाता है? संज्ञान क्या है ना। अब देख लो, यहाँ देख लो, इससे क्या कहा जाता है? संज्ञान क्या है ना। तो संज्ञान से पहले ये फॉर्मूला देते हैं। क्या देते हैं? फॉर्मूला में क्या होता है कि बालक में
जैसा बोध होगा, क्या होगा, बोध होगा, वैसी ही कल्पना करेगा। क्या करेगा, कल्पना करेगा। और जैसी कल्पना करेगा बालक वैसे स्वप्न देखेगा और फिर इन स्वप्नों का खंडन करेगा और खंडन करने के बाद संस्मरण करेगा। संस्मरण बोले तो खंडन करेगा और खंडन करने के बाद स्मरण करेगा या विस्मरण करेगा, विस्मरण करेगा, फिर इस पे कार्य करेगा और कार्य करेगा तो इसे आएगी समस्या। और जब इसे समस्या आएगी तो ये ढूंढेगा समाधान। क्या ढूंढेगा सर, समाधान। और जब ये समाधान ढूंढेगा यहीं से उत्पन्न हो जाएगा संज्ञान। क्या उत्पन्न हो जाएगा सर, संज्ञान। क्या उत्पन्न हो जाएगा, यहीं से संज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, है ना। तो इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया, बालक में जैसा बोध होगा वैसी वो क्या करेगा, कल्पना करेगा और जैसी कल्पना करेगा वैसे ही वो बालक क्या देखेगा, स्वप्न देखेगा। फिर उन स्वप्नों का खंडन करेगा। खंडन करने के बाद स्वप्न का संश्लेषण करेगा या विश्लेषण करेगा। फिर इस पर कार्य करेगा। कार्य करेगा तो समस्या आएगी और समस्या आएगी तो क्या ढूंढेगा, समाधान या निदान। जैसे ही समाधान निदान की तरफ जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा सर, अब देख लो। फिर पुनः आ जाते हैं यहाँ। क्या था, 1910 के अंदर वाटसन आता है, मनोविज्ञान की स्थापना करता है। उसी दौरान 11 में जीन पियाजे आता है और जीन पियाजे आके सर क्या कहता है, संज्ञान क्या है। तो जीन पियाजे कहता है संज्ञान का शाब्दिक अर्थ है जानना या जानने से संबंधित, है ना। ये ऐसा करते हैं। फिर ये पुनः चला जाता है और पुनः जाता है तो अपने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग करता है। रहने वाला स्विट्जरलैंड का होता है और 1920 में बाल विकास के क्षेत्र में पुनः रखता है और 20 से 23 तक लगभग 32 बुकें लिखता है, जिसमें प्रमुख बुक होती है दी लैंग्वेज थॉट ऑफ दी चाइल्ड। जब ये बुक आती है तो उसी दौरान ये किस पे बात करता है, संज्ञान पे बात करता है और संज्ञान को एक आप फॉर्मूला दे देता है। उसके बाद ये संज्ञान को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है, अर्थात कॉग्निटिव थ्योरी। ये अर्थ बताता है कि संज्ञान क्या है। तो ये कहता है संज्ञान या तो जानना या जानने से संबंधित होता है। सर संज्ञान को क्या बताता है, ये संज्ञान का अर्थ बताता है यह एक जानना या जानने से संबंधित है। क्या सर, जानना क्या है, जानना या जानने से संबंधित या जानने से संबंधित, है ना। क्या है, या तो जानना है या ये जानने से सर संबंधित है ना। तो अब ये क्या कहता है, संज्ञान का अर्थ स्पष्ट अर्थ बताता है यह एक ऐसी प्रक्रिया है, वो मानता है कि जानना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से, जिसमें देखो क्या क्या आएगा, जिसमें संवेदन होगा, प्रत्यक्षण होगा, प्रतिमा धारण होगा, प्रत्या विज्ञान हो जाएगा, है ना, पहचान हो जाएगा या पहचानना हो जाएगा, इसमें समस्या समाधान हो जाएगा, है ना, इसमें चिंतन और तर्क जैसी क्रियाएं शामिल हो जाएंगी। ये बात ये कहता है, किसकी बात कहता है, संवेदन प्रत्यक्षण। अब इसको जान लो, मान लो जब हम कोई विषय वस्तु, चलो इसको यहाँ रिमूव करके जान लेते हैं कॉग्निटिव में। मान लो थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि, मान लो एक एग्जाम्पल देते हैं समाज का एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि यहाँ हम ये फॉर्मूला भी देख चुके हैं ना, बालक में जैसा बोध होगा, कल्पना करेगा, स्वप्न देखेगा, खंडन करेगा, संश्लेषण करेगा, विश्लेषण करेगा, उस पर कार्य करेगा, समस्या आएगी तो समाधान ढूंढेगा, जब समाधान ढूंढेगा तो यार। अब देखो वो कह रहा है एक ऐसी प्रक्रिया है संज्ञान जिसमें संवेदन। मान लो मैं गया, एक लड़की को देखने गया, जब हम लड़की को देखने जाते, थोड़ा सामाजिक उदाहरण ही देते हैं, लड़की को क्या करने जाते हैं, देखने जाते, एग्जाम्पल है ये।
तो जब हम लड़की को देखने जाते हैं तो जब हम संवेदन करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, संवेदन करेंगे या प्रत्यक्षण करेंगे। देख लो क्या करेंगे, या तो संवेदन करेंगे या प्रत्यक्षण करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब लड़की को देखने गए सर तो हमने क्या किया, संवेदन किया। तो एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या किया, हम लड़की को देखने आए, है ना, लड़की को देखने शादी के लिए, और जब उसको हम शादी के लिए देखने आए तो सबसे पहले संवेदन करेंगे। क्या करेंगे, संवेदन करेंगे। अर्थात हम मस्तिष्क की प्रथम अनुक्रिया है जिसमें हम किसका प्रयोग करें, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ज्ञानेंद्रियों। देखो जब हम लड़की को देखेंगे, जब हम ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेंगे, देखो किसको लड़की देखने आए, प्रयोग किसका कर रहे हैं सर, प्रयोग कर रहे हैं ज्ञानेंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का। किसका प्रयोग कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रियां। और आपको पता है 5 ज्ञानेंद्रियां हमने आपको बताई, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आँख से लड़की को देखेंगे। क्या करेंगे, आँख से बिटिया को देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आँख से देखेंगे गोरी है या काली है। जब हम आँख से देख लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे सर, प्रत्यक्षण करेंगे कुछ चीज़ों का। फिर हम ये कहेंगे, प्रतिमा धारण करेंगे, इमेजिनेशन, यह लड़की उस लड़की की तरह से है, कहेंगे ना। लोग नहीं कहते समाज में बिटिया देखने जाते, जे बिटिया मुझे लग रही, उनकी बिटिया जैसी लग रही, उनके बहू जैसी लग रही। फिर हम उस पर प्रत्याविज्ञान करते हैं, कुछ चीज़ें सोचते हैं, मनन करते हैं। फिर यहाँ पर हम अब समस्या का आती है कि मान लो अब दहेज की बात हो रही है या लेने देने की बात फंस रही है। जब ऐसी चीज़ फंसती है तो हम वहाँ क्या करेंगे, चिंतन करेंगे। चिंतन करेंगे, चिंतन करने के बाद हम क्या करेंगे सर, तर्क कर लेंगे। और जब तर्क कर देंगे तो हम समस्या का क्या करेंगे सर, समाधान कर लेंगे। जो समस्या का समाधान होगा तो प्रत्यक्षण के रूप में हम कहेंगे चलो गोद भराई कर दो। क्या कर दो, गोद भराई, है ना, क्या कर दो, गोद भराई। तो इस प्रकार आपने समझ लिया होगा। अगर बात की जाए संज्ञान, तो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदन होगा, प्रत्यक्षण होगा, प्रतिमा धारण होगा, पहचान होगा, समस्या समाधान होगा, चिंतन होगा, तर्क आदि जैसी क्रियाओं को करेंगे। अब देखो प्रथम सीढ़ी मान लिया हमने संवेदन को, इसको हम अर्थ रहित ज्ञान है ना। हमने लड़की देख ली, लड़की पसंद कर ली। लड़की किससे देखी थी, आँख से हमने उसको देख लिया था, है ना। उसके हाथों से बनी चाय को भी चख लिया, उसकी त्वचा देख ली, है ना, घ्राण शक्ति को हमने देख लिया। अब देखते हैं फिर क्या होता है। प्रत्यक्षण को ज्ञान प्राप्ति की द्वितीय सीढ़ी मानते हैं, अर्थात मस्तिष्क की द्वितीय अनुक्रिया मानते हैं। अब क्या होता है, संक्षेप में हम कह सकते हैं अर्थपूर्ण ज्ञान ही प्रत्यक्षण कहलाता है। अर्थपूर्ण ज्ञान क्या हो गया कि लड़की सामने बैठी थी और हमने क्या कह दिया कि चलो ले गोद भर दो, ये तो ये हो गया। लेकिन हम मान लो अगर आपसे ये कहा जाए प्रत्यक्षण क्या है, तो आपको ध्यान रखना है। मान लो कि पिताजी आवाज लगाते हैं, मतलब अर्थपूर्ण ज्ञान ही प्रत्यक्षण है, जो अर्थपूर्ण ज्ञान। पापा ने लगाई आवाज बेटा को, तो सबसे पहले बेटा क्या करेगा, जैसे ही उसके कानों में आवाज जाएगी तो कान क्या करेगा, प्रत्यक्षण करेगा, कानों के माध्यम से सुना हमने। और जैसे ही हम सुनेंगे तो हम फिर आवाज की क्या करेंगे सर, बालक पहचान लेगा, अर्थात पहचानना ही क्या कहलाएगा, प्रत्यक्षण कहलाएगा। क्लियर हुआ सर। अब देख लो फिर इन्होंने जीन पियाजे का अलग टॉपिक को निकालता है, और ये टॉपिक है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक संक्रिया। अब देखो संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या होता है, जब बालक कोई विकार को करता है और उसे समस्या होती है, और समस्या जब होती है तो उसका लिए समाधान करता है या चिंतन करता है। तो जब समाधान या चिंतन करेगा तब जीन पियाजे की संज्ञानात्मक प्रक्रिया उत्पन्न हो जाएगी। और इसके 3 चरण होते हैं सर। कितने चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं। पहला जो चरण होगा वो आपका स्कीम होगा, और सर दूसरा चरण होगा वो आपका स्कीमा होगा, और सर तीसरा चरण होगा वो आपका विकेंद्रण होगा। क्या होगा सर, तीसरा चरण आपका विकेंद्रण होगा। अगर आपसे कहा जाए जीन पियाजे की संज्ञानात्मक प्रक्रिया, तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सीधा मतलब है जब बालक किसी वस्तु विशेष को संज्ञान में लेगा, और संज्ञान में लेगा तो क्या करेगा, चिंतन करेगा, मानसिक सक्रिया होगी, और जब मानसिक सक्रिया होगी तो निश्चित तौर पे स्कीम, स्कीमा और विकेंद्रण होगा। क्या होगा, स्कीम, स्कीमा, विकेंद्रण। अब देखो स्कीम क्या है,
स्कीम को सर हम व्यवहारों का संगठित पैटर्न कह सकते हैं, और जबकि स्कीमा को शरीर द्वारा दी जाने वाली क्रियाएं कहेंगे सर, और जबकि विकेंद्रण को किसी वस्तु विशेष के बारे में सोचना। अब देखो आपको याद कैसे करना है सर, बिल्कुल याद करने का अपना देहाती तरीका। देखें सर, मान लो हमने कोई कार्य किया सर, यही तो था, हमने कार्य किया है ना, और कार्य में हमें आई समस्या, और जब हम समस्या आती है, मान लो सीटेट है, ये सीटेट हमारे लिए क्या है, एक समस्या ही तो है। सीटेट क्या है, समस्या है ना सर। और जब सीटेट समस्या है, इसका हम निदान करना चाहेंगे, कैसे करेंगे? सीटेट तो व्यवहारों का एक पैटर्न है, तो हम इसको बांट लेंगे 1 2 3 4 और 5। पहला हमने मान लिया EVS है, चलो पहले को क्रम से ही लगा लेते हैं इसको। पहला सर मान लेते हैं हम, यहाँ आपका CDP हो गया है ना, और CDP लगभग 30 मार्क्स का है, हमने दिमाग में बैठा लिया। दूसरा हमारा मैथ सर, और मैथ भी हमारा 30 मार्क्स का है सर। तीसरा EVS सर, EVS भी 30 मार्क्स का है ना सर। फिर हम देख लेते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो होगा हमारा सर, वो होगा 16 मार्क्स। अब देखो मुझे करना क्या है, तो मैंने व्यवहारों का स्कीम है, स्कीम को इस प्रकार कर लिया। अब हम करेंगे क्या कि जो CDP है, इसको 2 भागों में हमने बांट लिया है ना, और सब्जेक्ट को हमने 2 भागों में बांट लिया, 3 भागों के। इधर हमने CDP में बांट लिया, इधर प्रॉपर सब्जेक्ट, और इधर हमें मैथ। सपोज दैट मुझे मैथ नहीं आता है ना, तो हमने मैथ पे क्रॉस कर लिया, तो हमें अच्छे अंक कहाँ लाने, इधर। तो हमने ये पूरा अपना की जाने वाली क्रियाएं माइंड में सेट कर ली, और इनको क्या करेंगे, इसी पर हम क्या कर लेंगे सर, कार्य करेंगे अच्छे से। किसी विषय वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से सोचना, अर्थात उस पर कार्य करना। जब हम इस पर कार्य करेंगे, यही हमारा विकेंद्रण कहलाएगा। 100 की बात 1। जब समस्या आएगी बालक को, तो समस्या आएगी तो समाधान निदान करेगा, तो 3 चरण होंगे, स्कीम, स्कीमा, विकेंद्रण। स्कीम मतलब व्यवहारों का संगठित पैटर्न, सीटेट को कैसे पास करना, उसको 4 भागों में बांटना, और जबकि स्कीमा उसको उतार लेना टॉपिकों में, और इस पे कार्य कर लेना। इस प्रकार ये हो गया। अब देखो जीन पिताजी की संज्ञानात्मक संप्रत्यय, यहाँ से सीटेट एक प्रश्न बनाता है। संज्ञानात्मक संप्रत्यय से सर सीटेट में एक प्रश्न बनता है। क्या सीटेट में प्रश्न बनता है? सबसे पहले कहलाता है कि अनुकूलन क्या है, एडेप्टेशन। तो आपको ध्यान रखना, अनुकूलन एक जन्मजात प्रक्रिया होती है, जो कि वातावरण के अनुसार जब बालक अपने आप को किसी वस्तु विशेष में डालता है, अर्थात हम कह सकते हैं जब बालक पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संबंध स्थापित करेगा, तो निश्चित तौर पे ये होगा। चलो एक यहाँ उदाहरण ले लें, सपोज दैट हम उदाहरण ले लेते हैं सर, एडेप्टेशन, अनुकूलन क्या है ना सर। तो देखते हैं, अनुकूलन को हम ले ही लेते हैं। हम किसको ले लेते हैं सर? अनुकूलन को। देखें अगर हम बात की जाए सर अनुकूलन की, मान लो मान लो एक लड़की है कोई, और ये है बिहार से। कहाँ से है सर? बिहार से। अब बिहार में ये क्या खाती है? ये थाली है, थाली में चावल खाती है सर, और क्या खाती है? मछली खाती है सर, है ना। ये तो भोजन ही है वहाँ का। अब वो क्या कर रही है? पूर्व ज्ञान। अब इस लड़की को पूर्व ज्ञान क्या है? ये थाली, और थाली में भोजन क्या है? मछली सर और चावल, पूर्व ज्ञान ही है। और नवीन ज्ञान के मध्य संबंध, और जबकि इसकी शादी कहाँ हो जाती है? शादी इसकी यूपी में हो जाती है, और जब शादी यूपी में होती है तो इसको क्या मिलता है? आलू, और इसके साथ चावल, है ना। और खास तौर पर अगर ये इटावा साइड हुई तो इसको मिलेंगे मठा के आलू। अब वो क्या कर रही है? इन दोनों के मध्य क्या बिठा लिया इसने? संबंध बिठा लिया। क्या बिठा लिया? इन दोनों के मध्य इसने संबंध बिठा लिया सर। और जब इन दोनों के मध्य संबंध बिठा लेगा, तो यही संज्ञानात्मक संप्रत्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? यही आपका संज्ञानात्मक संप्रत्यय कहलाएगा। इसके 3 चरण हैं सर, 1 और 2 और 3। क्या चरण है? 3। सेम मान लीजिए, अगर वो ये कहता है आत्मीकरण क्या है, अब देखो वो आत्मी, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संबंध। पूर्व ज्ञान में क्या था? ये इसका पूर्व ज्ञान है। क्या है? पूर्व। और ये है इसका
नवीन ज्ञान सर, पूर्व ज्ञान, और ये इसका क्या है सर, आपका मान लो नवीन ज्ञान, है ना। देख लो, अब पूर्व ज्ञान में ऐसे क्या था, यहाँ चावल थे, है ना, और यहाँ क्या था, मछली था सर, है ना। अब वो यहाँ क्या कर रही है, यहाँ देखो, यहाँ चावल भी होगा और आलू भी होगा और यहाँ रोटी भी होगी सर, है ना। कहाँ है, ये थी लड़की बिहार, कहाँ की थी, बिहार, अब कहाँ आ गई है, यूपी में सर, है ना। अब देखो, जबकि समायोजन क्या कहला, अनुकूलन समायोजन थोड़ा डिफरेंट है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तित करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। अब देखो वही चीज सेम यहाँ है, देखो सर, बिहार, बिहार में उसको दो चीजें मिलती थी, चावल और मछली, ना सर। यहाँ क्या उसे मिल रहा है सर, देख लो, यहाँ उसे क्या क्या मिल रहा है सर, चावल, रोटी, रोटी रायता, और ये अब चावल किससे खा रही है सर, चम्मच से, किससे खा रही है, चम्मच से, और यहाँ सलाद, नहीं आया। तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तित करके, पूर्व ज्ञान को उसको परिवर्तित करके, चीजें वही हैं, और नए ज्ञान के साथ इसने क्या कर लिया सर, तालमेल बैठा लिया। तो हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक शब्दों में, छोटी सी भाषा में, जब बालक पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संबंध बैठाता है तो वो अनुकूलन कहलाता है, और आत्मीकरण क्या कहलाता है, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संबंध बैठाना, सेम ऊपर वाला ही है आत्मीकरण, सेम चीजों को उसी स्टाइल में खाना, उसी स्टाइल में परोसना। चलिए अब देख लो आप, अब जीन पियाजे ने एक सीटेट का यहाँ से भी सर प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है, जीन पियाजे की बाल विकास की कुछ अवस्था है, पहली अवस्था को संवेदी गामक अवस्था या संवेदात्मक अवस्था कहेंगे, या संवेदीय पेशी अवस्था कहेंगे, या ज्ञानेंद्रिय अवस्था कहेंगे। दूसरी जो अवस्था होगी सर, इसको प्राकृत संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे, या सर पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहेंगे। तीसरी जो होगी सर, इसको मूत क्रियात्मक अवस्था कहेंगे, या सर चौथी 11 से जो प्रौढ़ होती है अमूर्त क्रियात्मक अवस्था कहेंगे। सर इसको देख लेते हैं, एक एक को हम लेंगे और बहुत अच्छे से एक एक को सर हम समझेंगे। अगर बात की जाए 0 से 2 वर्ष की अवस्था, तो आपको इसमें जो प्रश्न पूछेगा यहाँ से सर पूछेगा, और जो सर ये प्रश्न होंगे इनको हमें क्या करना है सर, जो ये प्रश्न यहीं से बनाएगा। जैसे 0 से 2 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, अपने आसपास की वस्तुओं को अलग करके देखता है। बालक क्या करता है, जो वस्तुएं हैं उनको अपने आप से अलग करके देखता है, तथा प्रकाश, जो प्रकाश होता है और जो ध्वनि होती है उससे उद्दीपन प्राप्त करता है। अब तो नया सिस्टम आ गया, पहले क्या होता था, जब बालक जन्म लेता था, है ना, तो बालक जन्म लेता था तो एक अंधेरी कोठरी में रखा जाता था माँ बालक को गाँवों में, तो फिर वहाँ एक दीपक छोटा सा जला दिया जाता था, तो बालक उस दीपक को स्टार्टिंग के समय में 1 से 2 सप्ताह तक देखता रहता था। फिर बाद में भी ऐसा ही होता था, दीपक एकदम रोशनी नहीं पहले दिखाई जाती थी, अब तो तुरंत रोशनी दिखाई जाती है ना। तो वही बात चल रही, उद्दीपन प्राप्त करता था बालक सर, जो रुचिकर अनुभव है उसको जारी रखता। जैसे खिलौना, अगर बालक खिलौनों से खेलना, क्या है, खिलौनों से खेलना, है ना, और या गेंद से खेलना, गेंद से खेलना, है ना सर, इससे खेलना, गेंद से खेलना, बार बार खेलता, तथा व्रतीय क्रियाएं भी करता। व्रतीय क्रियाएं का मतलब है, जैसे नहीं वो खिलौना आता था पहले झुंझुना बजाने वाला, और बालक झुंझुना को बजाता था, खिलौने का आवाज, और जब वो आवाज होती थी उस आवाज में संवेदी हो जाता था, वो बड़े आराम से सुनता था। या सर बच्चा कोई भी बर्तन गिरा देता है, जैसे अभी हमें कोई एक गिलास गिरा दूं तो गिलास में एकदम आवाज आएगी, टन 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 टन, है ना, फिर वो उसको एंजॉय आने लगता है, मजा आने लगता है, फिर वो पुनः उस गिलास को गिरा देता, फिर होगा टन टन टन। तो मतलब ये वृत्तीय क्रिया में आ जाएगा, बार बार उसी क्रिया को गिराएगा। तथा एक और बात, जो जब बालक का जन्म होता उस समय बालक पूर्णतः
आत्म केंद्रित होता है ना, और इस अवस्था में बालक दूसरे के व्यवहारों का क्या अनुकरण कर लें। जैसे बच्चा 1.5-2 साल का होने वाला होता है, अगर पापा ऐसे माचिस जलाई, ऐसे बीड़ी किया तो बच्चा भी करने लगा सर। बालक अगर शाम को कुछ पिताजी पी रहे हैं तो बालक भी पीने का चेष्टा करता है। ऐसी क्रियाएं सर ये करता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है सर, 0 से 2 वर्ष की अवस्था सर ध्यान रखना है। क्या रखना है हमें, सिर्फ और सिर्फ 0 से 2 वर्ष की अवस्था को ध्यान में रखना है और पेपर को सर सॉल्व करना है। तथा घटना का पूर्व अनुमान लगाने की सीमित योग्यता, जैसे भूख लग रही है बालक को तो तुरंत रोने लगेगा, है ना, पूर्व अनुमान पहले ही से लगा देगा और रोएगा, बार बार रोएगा। जब बार बार रोएगा तो माँ इसको सर दूध पिला देगी। अब देखो दूसरी है सर, जो दूसरी अवस्था है वो अवस्था आपकी कहलाएगी पूर्व क्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था सर कहलाएगी, ये अवस्था कहलाएगी पूर्व क्रियात्मक अवस्था। सर जो ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है इसको प्राक्रियात्मक अवस्था भी हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है सर, जो बालक होता है नई सूचना को अनुभव के साथ अनुकूलन करता है। इससे जो नई सूचना मिलती हैं उनके साथ ये क्या कर लेता, अनुकूलन। जैसे उस समय जो ये गिलास गिरा रहा था, है ना, अब बड़ी चीज को गिरा के देखेगा या उससे क्या इफेक्ट होता है, भाषा विकास का सबसे उछाल मारता है। इसका मतलब होता है कि जो ये अवस्था होती है इसमें बालक का भाषा विकास सर्वाधिक होता है सर। क्या होता है, भाषा विकास सर्वाधिक होता है सर। क्या होता है, भाषा विकास सर्वाधिक होता है सर। इसमें क्या होता है, बालक का भाषा विकास सर्वाधिक होता है। दूसरी बात सर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें बालक अहम भाव आ जाता है सर। क्या आ जाता है, इसमें बालक में अहम भाव आ जाता है। साथ ही साथ बालक आत्म केंद्रित हो जाता है। बालक जो कर रहा है सर वही सही है। मान लीजिए बालक कोई रिमोट को देख रहा है, अगर आपने उस समय उसको बोल दिया तो निश्चित तौर पर रिमोट टूट जाएगा। वो जो कर रहा है वही सही है ना। अब देख लो सर, अविनाशता की अयोग्यता रहती है इसमें, है ना। इसमें क्या होता है सर, अविनाशता की अयोग्यता मतलब बालक, जैसे बालक ये है कोई गिलास, है ना सर, ये लंबा गिलास है ना, और ये चौड़ा गिलास है। अब बालक क्या कहेगा, इस वाले गिलास में ज्यादा पानी है। क्या है, ज्यादा पानी है, और जबकि इस गिलास में कम पानी है। कैसा पानी है, कम पानी है। ये चीजें बालक के अंदर रहती है। तो ये किस में चला जाएगा सर, ये अविनाशता की योग्यता में चला जाएगा। दूसरी बात सर आपको ये ध्यान रखना है, जीववाद की भावना विकसित हो जाती है बालक में। क्या हो जाती है सर, जीववाद की भावना विकसित हो जाएगी। इसके साथ साथ बालक जो होता है वो स्वयं से बातें करता है। किससे बातें करता है, स्वयं से बातें करता है। तथा बालक में अनपलट वाला दोष भी होता है, अर्थात बालक इस अवस्था में झूठ नहीं बोलता है। बालक जो देखता है सर वही कहता है ना। तो मेरी हम समझ गए होंगे पूर्व क्रियात्मक अवस्था में कौन कौन सी भाषा विकास सर्वाधिक होता है, बालक में अहम भावना आ जाती है, बालक में अविनाशता की योग्यता आ जाती है, अर्थात छोटे बड़े मोटे में भेद नहीं कर पाता है सर। जीववाद की भावना विकसित हो जाती है। जीववाद की भावना सर क्या है, मान लो कोई गुड़िया है ना सर, एग्जाम्पल देख लो गुड़िया, तो गुड़िया से देख कर ये बालक कहेगा सो जा मेरी बिटिया, है, कभी कहने लगेगा क्या आपने खाना खा लिया, अकेले अकेले खाना, बहुत सारी प्रवृत्ति ये ऐसी करता है ना। कभी कभी स्वयं गुनगुनाने लगेगा, स्वयं से बातें करने लगा, ये सारी दूसरी अवस्था में रहता है सर। अब देख लो सर मूर्त क्रियात्मक अवस्था, सर जो तीसरी अवस्था होगी सर वो मूर्त क्रियात्मक अवस्था होगी। कौन सी सर होगी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अगर बात की जाए सर इस अवस्था में बालक का संज्ञानात्मक विकास सर्वाधिक होता है। सर किस अवस्था में बालक का सर्वाधिक विकास होता है, तो सर आपको ध्यान रखना है कि संज्ञानात्मक जो विकास होता है इसमें इसका मुख्य केंद्र भी माना जाता है। और तीसरी अवस्था 0 से 2, 2 से 7, ये सर कितनी रहेगी, 7 से 11 वर्ष रहती है सर। कितनी रहती है, 7 से 11 वर्ष रहती है। बालक प्रौढ़ों जो उसके हमसफर हैं उनसे बड़े हैं, क्योंकि बालक प्रौढ़ों के साथ क्या करने लगता है, अधिक होता है, और इसमें क्यों और कैसे की भावना विकसित हो जाती है। आपसे प्रश्न ये भी कहा जाएगा कि किस अवस्था में बालक में क्यों, तो इसमें देख लो जैसे माँ जी ने कहा, माने 2 भाई हैं, एक राम है और एक
श्याम है ना। माँ ने कहा हे राम, ए राम जाओ घर पे चले जाओ, दुकान पे सौदा लाओ। तो वो कहा क्यों, मैं क्यों जाऊं, बड़ा क्यों नहीं जाएगा, मोहन क्यों नहीं जाएगा, मुझे ही भेजा जाता है, मुझे ही छोटा समझा जाता है। कहने का मतलब बहुत सारी बातें कौन करेगा, ये बालक करने लगेगा। अच्छा तो क्या कहेगा, क्यों और कैसे की भावना। तथा अब यहाँ वह अविनाशता की अयोग्यता थी, यहाँ अविनाशता की बालक के अंदर सर क्या आ जाएगी, अविनाशता की योग्यता आएगी। तो मैंने पहले ही बताया अविनाशता की योग्यता में क्या रहेगा सर, अब बालक समझ जाएगा, क्या समझ जाएगा, जो ये वाला गिलास है इसमें पानी ज्यादा आएगा। क्या आएगा सर, पानी ज्यादा आएगा, जबकि इसमें पानी सर कम आएगा। क्या आएगा, इसमें पानी कम आएगा सर और इसमें पानी ज्यादा आएगा। नेक्स्ट देख लो, प्रतिवर्तता वाला गुण भी आ जाता है। प्रतिवर्तता का सर जो यहाँ मतलब हुआ, बच्चे गणितीय संक्रियाएं छोटी मोटी करने लगते हैं, जैसे 5 + 10 = 15 है ना, 5 - 4 = 9, बहुत सारी संक्रियाएं मतलब करने लगते हैं। तथा पदानुक्रमक वाला गुण भी आ जाता है, वर्गीकरण वाला भी गुण आ जाता है, बालक संश्लेषण करने लगता है, बालक विश्लेषण करने लगता है ना। तो संश्लेषण, विश्लेषण, पदानुक्रमण, ये वाला गुण भी बालकों में इस अवस्था में आ जाता है, अर्थात 7 से 11 वर्ष में। बालक में क्रम निर्धारण करने की भी सर योग्यता आ जाती है, जैसे आरोही और से अवरोही करने लगता है, छोटे से बड़ा करने का गुण आ जाता है। तथा बालक सर गुणात्मक योग्यता भी आ जाती है, तुलनात्मक ज्ञान करने लगता है, छोटी बड़ी वस्तुओं में तुलना करने लगेगा। क्या करने लगेगा सर, छोटी बड़ी वस्तुओं में तुलना करने लगेगा, जोड़ भाग गोल घटाना में आदि को जानने लगता है। इस प्रकार हम देखते हैं। फिर देखते हैं हम लास्ट जो बचती है, वो बचती है सर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। कौन सी बचती है सर, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। जो सर औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होती है, ये जीन प्याजे की चौथी अवस्था होती है। और इसमें क्या होता है सर, बालक अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है। और जब अमूर्त चिंतन करेगा सर, तो नियम से उदाहरण, सामान्य से विशिष्ट और सूक्ष्म से स्थूल की ओर चला जाता है ना। इस प्रकार हमने देखा सर, जीन प्याजे का हमने बहुत अच्छे से जान लिया है ना सर। अब हमारे चैनल पर, अपने चैनल का क्या नाम है सर, एक बार देख लो, CDP है ना क्लासेस, है ना सर। आप CDP क्लासेस भी डाल सकते हैं, या सर आप डाल सकते हैं CDP रजनीश। क्या डाल सकते हैं सर, CDP रजनीश, है ना। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे सर, मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप जितना दिया जाए इतने ही तो देख लो, यहीं से CTET पास हो जाता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।